बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो सवाल हैं। एक सवाल हिना राना का है और वो कहती हैं कि प्लीज़ इस पे मौजू पे ज़रूर वीडियो बना दीजिए। मैं तहज्जुद के वज़ू से क्या फ़जर पढ़ना चाहती हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ? और मैं रात को 11-12 बजे सोती हूँ और उसके बाद सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, मैं क्या किया करूँ? इनफैक्ट आसान काम है, आप थोड़ा सा लेट सो जाइए। और एक बात याद रखिए, 11-12 बजे तहज्जुद नहीं होती। तहज्जुद का टाइम जो है वो आखिरी पहर में होगा और आमतौर पे 2 बजे 3 बजे के लगभग इसका मौजूम टाइम होता है। ये वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला अहले ज़मीन के करीब होते हैं। उनके नुमाइंदे तो होते ही होते हैं, ख़ुद अल्लाह भी लोगों के करीब होते हैं, उनकी बातों को बराह रास्त सुनते हैं, उनकी दुआओं को बराह रास्त सुनते हैं और इसका अल्लाह ने बहुत अजर रखा है। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल का मामूल ये था कि वो दायां हाथ दाएं गाल के नीचे रख के कुछ देर के लिए लेटते थे। अच्छा, अगर आपको डर हो कि आप सो जाओगे तो मत सोइए, यानी ये सुन्नत पूरी कर लीजिए, कुछ देर लेटिए। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नत पढ़ने के बाद भी ये करते थे, तो दोनों तरह की रिवायत मिलती हैं। तो आपने तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद में 2 नफल पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, जितने आप पढ़ना चाहते हैं। और इसको अपने लिए मसला ना बनाइएगा। तहज्जुद बेसिकली अल्लाह से हम कलामी है, जारी है, कुर्बत की चाहत है और सिर्फ उसको ये कहना होता है कि सर मैं हाज़िर हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आप बहुत प्यारे हो और मैं सजदे में सोए आपका शुक्र अदा करने के और आपसे जारी करने के, और कुछ भी लेने नहीं आई। हाँ, इनाम में आप मुझे ये चीज़ें दे दीजिए तो बिस्मिल्लाह। उसके बाद आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर उठिए और 4 बजे के लगभग अज़ानें होना शुरू हो जाती हैं। उस वक्त आप 2 सुन्नत पढ़िए, साथ ही 2 फ़र्ज़ पढ़िए और आराम से सो जाइए। ये दोनों काम एक वज़ू से हो सकते हैं। वैसे वज़ू से 2-3 नमाज़ें भी हो सकती हैं। मुझे याद है, मैं तो बहुत दफ़ा ज़ोहर से मगरिब तक और इशा तक निकाल जाता था, ना मुझे प्रॉब्लम होता था ना मेरी किसी नमाज को प्रॉब्लम होता था। हाँ, आप अगर हर दफ़ा वज़ू दोहराते हैं तो बिस्मिल्लाह, वो कोई हर्ज नहीं है, वो उसका अपना सवाब है, पर सर्दियों में ज़रा थोड़ा मुश्किल हुआ होता है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ और ये काफ़ी दूर से आया है। लेकिन सर, मेरा सवाल यही था कि मैं एक अपाहिज लड़की हूँ, मेरी उम्र 28 साल है सर, और आप मैरिज काउंसलिंग करते हैं, तो उस हवाले से मैंने आपसे पूछना था कि क्या एक डिसेबल जो लोग होते हैं, मतलब मेरे और बॉडी तो बिल्कुल सही है और लेकिन मेरे पाँव जो है वो ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल चल नहीं सकती सहारे से बिना। लेकिन सर, मुझे ये पूछना था कि क्या मैरिज लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं क्या हम जैसे लोग? आप इस हवाले से। इस बच्ची का सवाल ये है कि मैं अपाहज हूँ, मेरे पैर नहीं हैं, मैं उठ नहीं सकती, तो क्या मैं शादी कर सकती हूँ? अगर शादी हो तो क्या मेरी ज़िंदगी आगे चल सकती है, यानी मेरे एक्सटेंशन बच्चों की हो सकती है कि नहीं हो सकती? मैंने ज़िंदगी में इस तरह के बहुत से लोग देखे और याद रखिएगा, जिस रब ने इनको पैदा किया उसने पैदा करके उनको भुला नहीं दिया। इनकी किस्मत भी बनाई। किसी को पोलियो हो गया, किसी को कुछ और मसला हुआ, पाँव चले गए, एक्सीडेंट में वो चले गए। पूरी हमारे बॉडी में मुंह खाने के लिए, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ मूव करने के लिए, इनफैक्ट जितने हवासे खमसा हैं सबका अलग अलग इसी तौर पे वो हिस्सा जिसका ताल्लुक शादी से वो अलग है, वो हिस्सा जिसका ताल्लुक आपके बच्चों के पैदा होने से और आगे है वो अलग है। लाहौर में FC कॉलेज में प्रोफेसर होते थे हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर तारक अजीज़, उन्होंने MBBS नहीं थे, PhD की थी, उर्दू के प्रोफेसर थे और ड्रामे बहुत अच्छे लिखते थे। मैंने उस ज़माने में फैमिली मैगज़ीन के लिए फैमिली इंटरव्यूज़ किया करता था, फूल का एडिटर था, लेकिन फैमिली मैगज़ीन के लिए एक नई हमने पहली दफ़ा ये रवायत शुरू की थी कि जो बड़े मारूफ और मकबूल लोग होते थे उनके इंटरव्यूज़, तो हम उनके घर गए तो उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, उस वक्त उनके 3-4 बच्चे थे। तो वो कॉम्बिनेशन नहीं मुझे समझ आया। डॉक्टर साहब को तो उठा के गाड़ी में बिठाया जाता था। जनरल ज़िया-उल हक साहब इस मामले में बहुत लोगों की दुआएं लेते हैं कि उन्होंने माजूर लोगों के लिए स्पेशल गाड़ियों का, जो जापान से आती थी, उनके लिए वो किसी टैक्स के बिना और किसी गवर्नमेंट के उसके बिना उनको ड्यूटी फ्री कर दिया था। और उनकी जो गाड़ी थी वो हाथ उनके जो मूव करते थे, तो जो स्टीयरिंग है उसी में ब्रेक होती थी, उसी में एक्सीलेटर होता था, सिर्फ उनको कोई उठा के सीट पे बिठा देता था।
बाद में तो मैंने ऐसी गाड़ियाँ भी देखी कि जिसमें आप बटन दबाते हैं तो आपकी सीट ही नीचे उतर आती है और उसमें पहिए लगे होते हैं। तो डॉक्टर साहब टीवी पे ही आते थे, ड्रामे लिखते थे, कई उन्होंने ड्रामे लिखे। कॉलेज पढ़ाने जाते थे, वहाँ उनके स्टूडेंट उनको गाड़ी से, करोला उनके पास होती थी, उठा के नीचे रखते थे और वो उस तरह चले जाते थे। बोलने में थोड़ा सा उनका था प्रॉब्लम, लेकिन ही वॉज गुड इन कम्युनिकेशन, सोचने में ही वॉज टू गुड। पर मज़े की बात ये हुई कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने। जब उनकी पहली पोस्टिंग हुई, लेक्चर बन सकते हैं, तो लेक्चर की जगह उनकी पोस्टिंग उन्होंने सेक्रेटरीट में कर दी। शायद ये सोच के कर दी कि माजूर हैं। वो जब जीसी में पढ़ने जाते थे तो अपने दोस्त के साइकिल के पीछे बैठ के उसको बिठा देता था, ले जाता था। वो कहते थे अगर वो ना होता तो मैं कभी पढ़ भी ना सकता। बल्कि एक दफ़ा उन्होंने बताया कि जब स्कूल में थे तो मेरी नानी मुझे गोद में उठा के स्कूल छोड़ने जाती थी। तो एक रोज़ क्या हुआ कि स्कूल में जल्दी छुट्टी होगी तो टीचर ने कहा निकलो सब निकलो, मैंने स्कूल बंद करना है। गुजरात के करीब किसी गांव में थे और स्कूल उसने टीचर ने बंद कर दिया। सब बच्चे चले गए। नानी ने ज़ाहिर लेट आना था, लाइक 10 बजे बंद हो गया, तो नानी ने आना होगा 12-1 बजे। तो ये बेचारे वहाँ से ही वॉज अनएबल टू स्टैंड, अनएबल टू मूव, तो घिसटते हुए सड़क पे जब वो घर पहुँचे तो नानी की चीखें निकल गई। उनके जो बाजू थे, उनके जो घुटने थे, सब छिले हुए थे। और नानी बस टीचर के पास पहुंची होंगी जाके, उसकी उन्होंने खूब खिदमत की होगी कि नमाकुल आदमी, तुम्हें नज़र आ रहा है कि एक बच्चा डिसेबल है, तो वो बंदा उसका टेक केयर कर लेता है, घर पैगाम भिजवा देता है। लोगों के बच्चों को अपना बच्चा अगर समझा होता तो यूँ उसे बेयारो मददगार छोड़ के तो ना चले जाते। ओके, अब जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो एक लड़की उनके पास आई तबादला कराने के लिए। शी वॉज लेक्चरर और उनके वालिद उस वक्त चीफ इंजीनियर थे रेलवे में। और उस लड़की ने उनको देखते उन पर लट्टू हो गई और उसे मोहब्बत हो गई। और उस बच्ची ने जाके अपने माँ बाप को भी कायल किया होगा। देखिए, वो जीते जागते अपनी बच्ची को यानी इस लड़के के हवाले करने शायद कोई नॉर्मल माँ बाप भी तैयार ना होता, पर मोहब्बत तो अंधी होती है। उन दोनों में हुई, शादी हुई। उनके 3 बच्चे तो मैंने अपनी आंखों से देखे, इतने खूबसूरत थे, क्यूट। कुछ माँ पे गए होंगे, जहानत शायद बाप पे गई होगी। अल्लाह की अपनी कॉम्बिनेशन होती है। इसी तौर पे मैंने कई नबीना लोग देखे। और पाकिस्तान के बड़े मशहूर सियासी लीडर थे खुर्रम जा मुराद साहब, जिनके साहबजादे हसन मुराद ने यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज बनाई। इनका एक साहबजादा जो था वो डेफ एंड डम था, जो सबसे छोटा था। और उसकी शादी एक जज साहब की बेटी से हुई लाहौर में, जो डेफ एंड डम थी। और उस बच्चे ने, वो कंप्यूटर का चूँकि बहुत माहिर था, लंदन में ही रहता था, उसने कितने ही लोगों को अपने दलाइल से, ज़ाहिर ही वॉज अनएबल टू स्पीक, लेकिन वो लिखता बहुत अच्छा था, लॉजिकल बहुत अच्छा था। बड़ा बाप हो तो अपने बच्चों को किसी एक कमज़ोरी की वजह से, मजदूरी की वजह से वो बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ते। एक दफ़ा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो मैंने फिर बाकायदा फरमाइश करके उनको वक्त बुलाया, उनसे मिले, उनका इंटरव्यू किया। उनका इंटरव्यू हमने छापा भी। ये बच्ची ने जो सवाल किया, एक दुख भरा सवाल, इसका मतलब उसके आसपास वाले जो लोग हैं वो इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता किसी के ख़ानदान में, किसी के घर में ऐसी अगर बच्ची हो तो एक बात याद रखिएगा, मजदूर बच्ची का रिश्ता भी कंप्रोमाइज होगा, नॉर्मल लड़के के साथ नहीं होगा। अगर कहीं वो बहुत प्यारी है, अच्छी है, कुछ पढ़ लिख गई है, कहीं काम कर रही है, तो पॉसिबल है कि किसी के साथ इंटीमेसी हो जाए, कोई आपसे मोहब्बत में, हमदर्दी में रिश्ता कर ले, वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन ऐसा रेयर होता है, कम होता है। कहानियों में शहजादे आते हैं, अमली ज़िंदगी में शहजादे कम आते हैं। लड़कियां ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं, लड़के निस्बतन कम करते हैं। मैंने सिर्फ अनवर मसूद साहब के साहबजादे को ये सेक्रीफाइस करते देखा कि जो अपनी क्लास फेलो को जानते थे कि आंखों से वो मजदूर है, पर उनकी क्लास फेलो थी, उससे उन्होंने मोहब्बत की, उससे उन्होंने शादी की। और ये बहुत मशहूर जो मज़ाहिर शायर हैं अनवर मसूद साहब, उनकी जो अहलिया है, इन दोनों ने अपने बेटे की राह में रुकावट नहीं बने। एक दफ़ा मैं और अनवर मसूद साहब खारिया से हम लाहौर आ रहे थे, तो रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि साइमा था उनकी बहू का नाम, और शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन पाकिस्तान जिसने बड़ी बड़ी अच्छी किताबें जो थी उनकी नाबीना लोगों के लिए ऑडियो तैयार की, अफसानों की भी तैयार की, शेरों की भी तैयार की, बानो अपर इशफाक साहब के अफसानों की भी तैयार की। तो मैंने जब साइमा का जिक्र किया, चूँकि उससे पहले मैं साइमा का इंटरव्यू हम कर चुके थे पूल में, तो अनवर मसूद साहब की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अख्तर, अच्छा जो उनका ख़ास स्टाइल है, अख्तर अब्बास साहब कोई अपनी बेटी की वफ़ात पे नहीं रोया होगा जितना हम अपनी बहू की वफ़ात पे। वो बहुत जल्दी फौत हो गई, अल्लाह ने उनको
उसको साहिब औलाद भी नहीं किया, लेकिन जाने से पहले जितना उन्होंने काम करना था वो सारा किया। घर के काम भी करती थी, ज़ाहिर जिसमें और भी कई सारी चेंजेस आ रही थी, लेकिन शी वॉज कमिटेड, शी वॉज लिविंग, शी वॉज लवली। उनके मियाँ ने, इस वक्त वो जंग में कॉलम लिखते हैं और बड़ा अच्छा उनका कॉलम होता है, कई टीवी चैनल उन्होंने बनाए, बड़ा उनका अच्छा करियर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में रहे, इन दिनों वो अखबार में कॉलम लिखते हैं। तो उस लड़की से उनका रिश्ता इतना मोहब्बत वाला रहा कि जब वो नहीं रही तो माँ बाप यानी सास ससुर भी उसको याद करके रोते रहे। ये जो ख़ास लोग होते हैं मोहब्बत से बने हुए और भरे हुए, ये भी मेरे रब ने दुनिया की खूबसूरती के लिए बनाए हैं। हम दुआ करते हैं, मैं भी और आप सब मिल के भी, कि ये बच्ची और जितनी बच्चियाँ और हैं जिनको अल्लाह ने कोई मजूरी दी है, कोई पोलियो से या किसी और तरह की कोई मजूरी, उनको ज़िंदगी में भी खुशी मिले, कोई उनको खुशी देने वाला भी आए उनकी ज़िंदगी में, और उनकी मजदूरी के बावस माँ बाप उनको तालीम भी दिलवाएं, उनको ग्रूम भी करें, उनको ग्रोथ भी उनकी अच्छी करवाएं, ताकि जब वो किसी की ज़िंदगी में जाएं तो अब तो हाथ पाँव का मसला हल हो जाता है, मसरूई भी लग जाते हैं, उनका इलाज भी हो जाता है, पर अगर कोई ना कराना चाहे या एफर्ट ना करे तो ज़ाहिर है वहाँ तक वो नहीं पहुँचता। तो मुमकिन है कोई ज़िंदगी में आपको अच्छा मिल जाए साथी। पाकिस्तान की बड़ी मशहूर हैं राइटर, इस वक्त वो अमेरिका में पढ़ाती हैं, क्रिएटिव राइटिंग, लाहौर से ग्रेजुएशन की, फिर वो अमेरिका चली गई, लिखती भी हैं, उनके कई नावल आए, उन पर कई फिल्में बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिप्सी सिद्धवा, शी इज़ टू गुड और शी लव्स पाकिस्तान, शी लव्स पंजाबी, शी लव्स उर्दू, ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी तो वो पढ़ाती हैं, बट वो जो उनकी स्टोरी है वो भी बड़ी मज़ेदार है कि कैसे आप एक मजदूरी के बावजूद किताब से जुड़ते हो, किताब से मोहब्बत करते हो, लफ्ज़ों से जुड़ते हो, और फिर लफ्ज़ ही उनको ओढ़ना बिछोना बन जाता है, लफ्ज़ ही उनकी पहचान बनते, और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक में वो क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती है मजदूरी के बावजूद। मेरा रब अव्वल तो किसी को इस आजमाइश में डाले ना, पर डाले तो फिर आसपास हमदर्दी करने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग दें, जो आपको बिल्कुल पिलर बन के और मुहाफ़िज़ बन के और हमदर्द बन के उठा लें और आपकी ज़िंदगी को आसान कर दें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।